Assalamu alaikum everyone. This is your host Sulaiman Azhar, Vice President ICE UT Texla. आज का हमारा जो वेबिनार है उसका टाइटल है वेबिनार ऑन CSS विद CEPI. CEPI एक एग्जाम प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट है जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट. Before moving towards our webinar, I would like to share a news with you. हमारी सोसाइटी का एक क्लब है स्पेशली फॉर द गर्ल्स जिसका नाम है वुमेन इन इंजीनियरिंग क्लब. वुमेन इन इंजीनियरिंग क्लब को बनाने के पीछे हमारा जो इनिशिएटिव और पर्पस था वो ये था कि जो यूटी टेक्सला की गर्ल्स हैं उनकी ग्रूमिंग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद होना चाहिए जहाँ पर वो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी हो और वो अपनी मर्जी से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज भी कर सके और इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकें ताकि अपने आप को वो इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद ग्रूम कर सकें. बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी में जो गर्ल्स आती हैं दे हैव डिफरेंट बैकग्राउंड, सम फ्रॉम द इस्लामाबाद, सम फ्रॉम द लाहौर. डेवलप एरिया से भी गर्ल्स आती हैं एंड फ्रॉम अनडेवलप एरिया से भी आती हैं. तो इस क्लब का बनाने के पीछे पर्पस ये था कि इन तमाम गर्ल्स को जो अनडेवलप एरिया से बिलोंग करती हैं उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो अपने आप को ग्रूम कर सके एंड मूविंग फॉरवर्ड जब वो यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद वापस अपने एरियाज में जाए तो वो इस सर्कल को आगे चलाते हुए अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो गर्ल्स हैं उनकी भी ग्रूमिंग कर सकें ताकि वो इस सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें. तो इसमें हमारी जो पहली चीज़ थी वो वी क्लब की कैबिनेट थी. तो हमारी कैबिनेट इस टाइम फुली तैयार है. तो जो हमारा सेकंड स्टेप जो है वो है सेशन 18, 19 एंड सेशन 20 को इस क्लब में इंट्रोड्यूस करना. तो इसके लिए इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज हम इंडक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे. तो जो गर्ल्स इस वक्त इस वेबिनार को ज्वाइन किया हुआ है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इस क्लब को ज्वाइन करें और इससे सीखें भी और अपना आप एक पॉजिटिव रोल भी प्ले करें. तो दोबारा हम आज के वेबिनार की तरफ आते हैं. तो जिन दो पर्सनैलिटीज़ को मैंने आज के वेबिनार में इनवाइट किया है उन दोनों का जो ताल्लुक है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट से ही है. उनमें हमारे पास जो फर्स्ट गेस्ट है वो है शरियार अली खान. शरियार अली खान की बेसिकली जो क्वालिफिकेशन है मोस्ट ऑफ दी वो बाहर के मुल्क से ही है. इनके पास जो सर्टिफिकेशन है वो है कॉन्टेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद है जो कि इन्हें मिला था HSE यूनिवर्सिटी रशिया से. इनकी जो ग्रेजुएशन है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से. ही हैज़ अ कमांड ऑन द कंटेंट राइटिंग और साथ में जिन चीज़ों के ऊपर इनकी कमांड है वो है पाकिस्तान अफेयर्स एंड द करंट अफेयर्स. हमारे साथ आज के वेबिनार में जो दूसरे गेस्ट मौजूद होंगे उनका नाम है उमैर नवाज. उमैर नवाज इज़ एन एक्स यूटियन और इसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं. जो इनकी उससे पहले की जो क्वालिफिकेशन है जो इंटरमीडिएट की वो GC यूनिवर्सिटी लाहौर से है. GC यूनिवर्सिटी एक जैसा एक इदारा है वो आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान भर से क्रीम इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करती है. तो इनकी इंटरमीडिएट GC यूनिवर्सिटी लाहौर से है. देन इन्होंने जो इनकी ग्रेजुएशन है वो UT टेक्सला से है और जो इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ये पाकिस्तान US एलुमनी नेटवर्क के मेंबर रह चुके हैं. और इनकी जो स्पेशलिटी है वो जिन सब्जेक्ट्स में है वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी और एंथ्रोपोलॉजी. तो आज के इस वेबिनार में मैं इन दोनों गेस्ट को वेलकम करता हूँ. एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स CSS में इंटरेस्टेड हैं और वो स्टूडेंट जो जिनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप है या नहीं है तो आई विल सजेस्ट बोथ ऑफ यू कि आप इस वेबिनार को लास्ट तक ज्वाइन रखें. इंशाल्लाह इट विल हेल्पफुल फॉर यू. Okay भाई, उमैर भाई and शरियार भाई, welcome to our today's webinar which is about CSS preparation. I hope you both are quite well. जी थैंक यू. जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस. जी भाई, आज के इस वेबिनार को डिज़ाइन करते हुए हमने इस चीज़ को खास तौर पे देखा है कि वो स्टूडेंट जो बिल्कुल ही CSS के बारे में नहीं जानते उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके और वो भी इस चीज़ के बारे में जान सके. तो आज के वेबिनार को हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है. उसमें फर्स्ट पोर्शन की तरफ हम मूव करते हैं जो है बेसिक क्वेश्चनिंग.
बेसिक क्वेश्चन में मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये CSS है क्या चीज़? अच्छा जी, पहले बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल जी, बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। CSS बेसिकली सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज इस एग्जाम का फुल फॉर्म है। ये एग्जाम बेसिकली कंडक्ट किया जाता है, एक इदारा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा। FPSC इसको कहते हैं और ये एग्जाम जो है हर साल फरवरी के महीने में तकरीबन कंडक्ट किया जाता है और ये साल में एक ही दफ़ा होता है। ये इसकी थोड़ी-सी बेसिक एक आप कह लें बातें हैं इस एग्जाम की। ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि चाहे CSS की जब आपकी एलोकेशन होती है तो किन-किन डिपार्टमेंट्स में आपकी एलोकेशन की होती है आफ्टर क्लियरिंग द CSS? जी, आपकी जो सीएसएस में एलोकेशन होती है उसमें डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। तो इसमें ये होता है कि आपके टोटल 12 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर नेमली आपने बहुत सारे ग्रुप्स का नाम हो सकता है सुना भी हो, जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज है, कस्टम सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, पाकिस्तान रेलवेज है, पोस्टल ग्रुप है, उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है और इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ और भी इस तरह से ग्रुप्स हैं। तो इसमें आपकी एलोकेशन होती है, टोटल 12 ग्रुप्स हैं आपके मेरिट के हिसाब से। ओके भाई। भाई इसमें क्वेश्चन होता है कि हर चीज़ का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो इस तरह CSS का भी यकीनी तौर पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो उस पे हम पहली चीज़ बात करते हैं एज पे। क्या एज की कोई रिस्ट्रिक्शन है CSS के लिए? अच्छा जी, एज में ये है कि आपकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है जी, इसमें ब्रैकेट बने हुए हैं और इसमें 21 टू 30 इयर्स ऑफ एज जो है आपकी इसमें एप्लीकेशन अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये है अगर तो आप कुछ स्पेसिफाइड एरियाज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान के और ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग हैं या कश्मीर के जो लोग हैं, वो जो हैं उनके पास रिलैक्सेशन होती है, एज रिलैक्सेशन उनके पास होती है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं, सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ उनके पास भी एज रिलैक्सेशन की जो है उनका उनके पास प्रेरोगेटिव होता है ये वाला। तो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में ये है। ओके भाई। भाई इसमें क्वालिफिकेशन भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है? जी, बिल्कुल क्वालिफ़िकेशन में ये है आपके कि क्वालिफ़िकेशन आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होना चाहिए आपके बैचलर्स में। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बैचलर्स में आपका थर्ड डिवीज़न है, तो आपके मास्टर्स में एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होना चाहिए। और इसी तरह फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो वो HEC वेरिफाइड आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, फिर आप अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं। ओके भाई। भाई गर्ल्स की इंपॉर्टेंस से सब वाकिफ हैं, हर फील्ड में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो इसी तरह अगर हम CSS की बात करते हैं तो पहली चीज़ के गर्ल्स के लिए कोई स्पेशल सीट्स हैं या स्पेशल कोटा है? अ, यार गर्ल्स के लिए जो है वो स्पेसिफिकली आपका 10% वैसे कोटा है। 10% ऑफ द सीट्स जो हैं वो बिल्कुल अवेलेबल हैं, जिसमें सिर्फ गर्ल्स ही compete करती हैं। क्योंकि हम रिसेंट पास्ट में देखते हैं कि जी गर्ल्स की जो एलोकेशन है वो जो जैसे टफ ग्रुप जिनको कहते थे पहले, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पुलिस जो है वो कहते थे कि जी गर्ल्स के लिए शायद नहीं है और ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन हम ओवर द इयर्स देखते हैं कि इसमें भी काफ़ी चेंज आया है। और हम ये भी देखते हैं कि सीएसएस की स्कोरिंग ट्रेंड में ये चेंज आया है कि आपके टॉपर्स जो हैं उनमें से भी काफ़ी लड़कियां हैं इन द रिसेंट पास्ट। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं गर्ल्स को काफ़ी इनकरेज्ड है सीएसएस में अप्लाई करना और इवेंचुअली उसमें सक्सीड करना। हाँ, ओके भाई। भाई हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे जिनके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़, जिनका स्पेशल खसूसियात जिनके अंदर मौजूद होती हैं, मतलब कि उनको बहुत सारे इदारे उनको रिजेक्ट कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर एबनॉर्मलिटीज़ या डिफरेंट वजहात से। तो क्या CSS में वो अप्लाई कर सकते हैं और अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको क्या स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? देखें बिल्कुल वो CSS में अप्लाई कर सकते हैं। पहले कुछ अर्सा पहले ये होता था कि सिर्फ 3 या 4 ग्रुप्स होते थे जिसमें वो एग्ज़ाम क्लियर करके जा सकते थे, उनके एलोकेशन हो सकते थे। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से जो है ना FPSC ने ये किया है कि अब उनको जो है ना फुली एक तरह से प्रोवाइड कर दी है ये फैसिलिटी कि वो अब जो है ना एग्ज़ाम क्लियर करके जो 12 ग्रुप्स जिन 12 ग्रुप्स का शहरियार ने ज़िक्र किया,
तो उनमें से वो किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं और वो काफ़ी इनकरेज एक तरह से उनको किया जाता है कि वो अप्लाई करें और वो जो है ना इस फील्ड में आए। जी भाई। अच्छा भाई, अगर हम एलोकेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें डोमिसाइल किस हद तक मैटर करता है? अच्छा जी, इसमें ये है कि आपकी एलोकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल डोमिसाइल मैटर करता है आपका। एलोकेशन क्राइटेरिया में सबसे पहले तो आपका है कि जी आपकी मार्क्स जितनी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके, जितना आपने मार्क्स अचीव किए हैं अपने रिटन एग्जाम में और इंटरव्यू एग्जाम में, बेसिकली उस पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका आपकी एलोकेशन। सेकेंडली डोमिसाइल, यस इट मैटर्स, क्योंकि पंजाब में हम देखते हैं एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और फॉर एग्जांपल इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखते हैं बलूचिस्तान में, तो उसके जो है वो काफ़ी कम एप्लीकेंट्स होते हैं। तो इवेंचुअली इसमें जो आपका डोमिसाइल है इट डज मैटर, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू स्कोर वेल इनफ, तो आपका जहां का भी डोमिसाइल हो यू विल बी एबल टू सिक्योर अ गुड ग्रुप। ओके भाई। भाई जिस तरह ISSB की लिमिट होती है कि आप इतनी दफ़ा अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसी तरह CSS के लिए भी कोई लिमिट है कि आप इतनी दफ़ा ही अप्लाई कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। इसमें अप्लाई करने की तो लिमिट नहीं है, मैं वो नहीं कहूँगा कि अप्लाई करने की लिमिट है, इसमें बेसिकली आपके अटेम्प्ट्स देने की लिमिट है। और उसमें ये है कि आप जो है ना मैक्सिमम 3 दफ़ा अपेयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। अब उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ लोग, क्योंकि इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो अक्टूबर में स्टार्ट होती है और आपका एग्ज़ाम जाके फ़रवरी में हो रहा होता है। तो कुछ लोग अप्लाई करते हैं और वो जब एग्ज़ाम डेट आती है तो वो ड्यू टू वेरियस रीज़न्स वो अपेयर नहीं हो पाते, उनकी प्रेप अच्छी नहीं हुई होती या कोई और रीज़न्स होती हैं पर्सनल। तो उसमें आपकी जो अटेम्प्ट काउंट होती है तो वो तभी होती है जब आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अक्टूबर में इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप अप्लाई कर सकते हैं जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप अप्लाई करें, लेकिन आपकी अटेम्प्ट तभी काउंट होगी जब आप एग्ज़ाम में जाके फिज़िकली बैठेंगे। तो वो आप मैक्सिमम जो है ना 3 दफ़ा आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और 3 दफ़ा जो है ना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ओके भाई। भाई अभी आपने बात की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से मुतालिक, तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताना चाहेंगे और इसका क्या प्रोसीजर होता है? किस तरह रजिस्टर किया जाता है इस एग्ज़ाम के लिए? अच्छा, इसका बेसिकली जो है ना वो ये होता है कि हर साल शहरयार ने भी बताया कि हर साल फरवरी में एग्ज़ाम हो रहा होता है। तो उसके लिए हर साल जो है ना अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन ओपन होती है। अब उसमें 10-15 दिनों का वो फ्लक्चुएशन आ जाती है, कभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, कभी अक्टूबर के मिड में स्टार्ट हो जाती है। तो ये है कि अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है रजिस्ट्रेशन, फिर एफपीएससी आपको 20 से 25 दिन देते हैं, जिसमें आप ने सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उनको चाहिए होती हैं वो आपने पूरी करनी होती हैं एक तरह से, और आपने एप्लीकेशन वगैरह उनको सेंड करनी होती है। उसके साथ आपका एक चालान फॉर्म होता है 2200 का, वो आपने पे करना होता है। आप उनको अपनी एप्लीकेशन भेज देते हैं एफपीएससी को, और उसके बाद ये होता है कि आपके इन द लेट दिसंबर या अर्ली जनवरी आपकी रोल नंबर स्लिप्स आ जाती हैं आफ्टर द होल स्क्रीनिंग प्रोसेस बाय एफपीएससी। और ये है कि फिर आपकी जनवरी में स्लिप्स आ जाती हैं, एडमिशन स्लिप्स, और फरवरी में आपकी जो है ना डेट्स आती हैं एग्जाम की और आप जाके एग्जाम में बैठें। ठीक है भाई। भाई इसका रिज़ल्ट कब अनाउंस होता है इस एग्ज़ाम का? अच्छा, इसका रिजल्ट का ये होता है कि आप फरवरी में एग्जाम देते हैं तो इसका रिजल्ट जो होता है वो भी अक्टूबर में या लेट सितंबर में अनाउंस हो रहा होता है, जो रिटन पार्ट होता है। उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता है अक्टूबर में, तो उसके बाद फिर आप जो लोग क्वालिफाई करते हैं रिटन, तो उनके पास फिर 3 से 4 महीने होते हैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट दोनों जो होते हैं। और वो फिर आपके जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो वो आपके फरवरी में अगले साल, मतलब फरवरी में आपके फिर कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये, और फिर जब इंटरव्यूज हो जाती हैं तो फिर आपका जो है ना उसी अगले साल जून में एक तरह से आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल जो रिजल्ट आता है वो आता है। तो ये बेसिकली एग्जाम से लेके अगर मैं फाइनल रिजल्ट तक की बात करूं तो ये तकरीबन 1 साल और 3-4 महीने का प्रोसेस बन जाता है। जी भाई। भाई हमारे इस CSS एग्ज़ाम में 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। वन इज़ द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड सेकंड वन इज़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि इनमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और इनके टोटल मार्क्स और इनका जो होता है पासिंग पासिंग क्राइटेरिया वो क्या होता है?
जी बिल्कुल, कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है बेसिकली अब सीएसएस में जो है आपके टोटल 1200 मार्क्स होते हैं। कंपल्सरी की ये है कि उसमें से 600 मार्क्स होते हैं और इसी तरह ऑप्शनल्स में आपके 600 मार्क्स होते हैं। तो कंपल्सरीज़ में ये है कि आपको आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें मैंने बताया, नेमली इसमें ये है कि इंग्लिश एसे होता है, इंग्लिश प्रेसी होता है, इस्लामियात का सब्जेक्ट होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सब्जेक्ट होता है, पाकिस्तान अफेयर्स होता है और फिर लास्टली करंट अफेयर्स होता है। इसमें ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 मार्क्स सिक्योर करना ज़रूरी है। अगर आप वो सिक्योर नहीं करते तो यू विल बी कंसिडर्ड फेल्ड इन द सीएसएस एग्जाम। ओके भाई, अगर अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उनके लिए भी क्या सेम क्राइटेरिया है? नहीं, उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। एक चीज तो सेम है कि हमें कंपल्सरीज में जिस तरह 600 मार्क्स के कंपल्सरीज होते हैं, उसी तरह आपने ऑप्शनल्स भी 600 मार्क्स के ही ऑप्ट करने होते हैं। अब उसमें टोटल हमारे पास ऑप्शनल्स में एफपीएससी ने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिए हैं। उसमें हमारे पास 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो 200 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। उनमें पॉलिटिकल साइंस, अगर मैं कुछ जो बड़े सब्जेक्ट्स जो यूजुअली आवाम ऑप्ट करती है, तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स। और आपके इस तरह जो दूसरी साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके 200 मार्क्स हैं। और बाकी बाकी जो 5 ग्रुप्स हैं उनमें सब्जेक्ट्स जो सारे हैं वो सारे 100 मार्क्स कैरी कर रहे होते हैं। तो अब आप पे ऊपर होता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स किस तरह ऑप्ट करते हैं। आपने बेसिकली 600 वो जो है ना 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स वो आपने ऑप्ट करने होते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का ऑप्ट कर लें और बाकी आप जो है ना 4 सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के ऑप्ट कर लें। और उसमें फिर पासिंग क्राइटेरिया ये होता है कि आपने बेसिकली एक, उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि आपको जो है ना एक ग्रुप में आप मैक्सिमम एक सब्जेक्ट जो है ना ऑप्ट कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स ऑप्ट नहीं कर सकते एक ग्रुप में से। पासिंग क्राइटेरिया ये होता है कि कंपल्सरीज में हमारे पास 40% मार्क्स लेना लाजमी होता है, लेकिन ऑप्शंस में ये होता है कि आपको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो उसमें अब ये है कि जो 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो आपका सिंपली मैथ्स हो जाती है कि आपने 33 मार्क्स ले लिए तो आप पास कंसिडर किए जाएंगे। अब उसमें जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें ये हो जाता है कि उनके 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स के भी बेसिकली 2 पेपर्स ही आपके कंडक्ट हो रहे होते हैं 100 मार्क्स के। तो उसमें आपको जो है ना कंबाइंड 33% सिक्योर करने होते हैं मार्क्स। उसमें ये हो सकता है कि आप उसके एक पेपर में आप शायद 20% मार्क्स ले रहे हो, लेकिन दूसरे पेपर में अगर आप 80% मार्क्स सिक्योर कर लेंगे तो जब आपके कंबाइंड मार्क्स बनेंगे तो आपके 33% से अगर वो ज्यादा बन रहे हैं तो आप उसमें पास ही कंसीडर किए जाएंगे। तो ये बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ब्रेक डाउन है थोड़ा और पासिंग क्राइटेरिया है। जी भाई। भाई, ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करते हुए आपके माइंड में बेसिकली क्या मेन चीजें होनी चाहिए? अगर मैं एज अ इंजीनियर, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द जो व्यूअर्स हैं वो भी इंजीनियर्स ही हैं, तो हमारे माइंड में क्या चीज आनी चाहिए किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करते हुए? अच्छा यार, सबसे पहले तो एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बेसिक जो एक चीज़ होती है मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करने की, वो ये है कि सबसे पहले आपने जो है आपने जब आप अपने ऑप्शंस की लिस्ट खोलते हैं, आपके 7 ग्रुप्स होते हैं ऑप्शनल्स के, ठीक है? तो 7 ग्रुप्स में से आपने सिलेक्शन करनी है ऑप्शनल्स की अपने। अब आप एक-एक ग्रुप में हो सकता है आपको 2 या 3 सब्जेक्ट्स पसंद आ रहे हों, लेकिन आपने एक ग्रुप में से एक ही अलाउड होता है आप सेलेक्ट करना। तो उसमें से ये है बेस्ट टेक्निक, आप सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपको इंटरेस्ट है जिसमें। आप कहते हैं यार अच्छा जी मुझे ग्रुप 1 में से 2 सब्जेक्ट्स पसंद आ रहे हैं। आप दोनों सब्जेक्ट्स के जो है पास्ट पेपर्स खोल लें और साथ ही उनका सिलेबस भी खोलें। आप दोनों चीज़ों को एनालाइज़ करें। उसके बाद आपको थोड़ा-सा पता लग जाएगा अच्छा जी मेरा यार इस तरफ इंटरेस्ट टिल्ट हो रहा है। तो एक तो ये बेसिक कन्वेंशनल मेथड है ऑप्शन सेलेक्ट करने का। ठीक है, सेकंडली हम इंजीनियर्स की बात करते हैं। अब इंजीनियर्स का एक फ़ायदा तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में है, क्योंकि जनरल साइंस एबिलिटी का हमारा पार्ट होता है जिसमें आपके 40 मार्क्स मैथ के होते हैं, तो उसमें इंजीनियर्स काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो सेकंडली ऑप्शनल्स का अगर आप देखें तो ऑप्शनल्स में अभी रिसेंटली ऑप्टेड काफ़ी जो सब्जेक्ट है इंजीनियर्स के पर्सपेक्टिव से खास तौर पे, तो वो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंसेस का। इसमें ये है कि काफ़ी इंजीनियर जो है अपने जो बैचलर्स कोर्स में वो एक आध दफ़ा जो है इस सब्जेक्ट के जो कंटेंट हैं उसमें से कुछ ना कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, तो उनको फिर वो उसमें आसानी हो जाती है। तो इसलिए वो एनवायरमेंटल साइंसेस की तरफ जाते हैं। उसके अलावा वैसे ये है कि उसके अलावा भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट भी इंजीनियर्स ऑप्ट कर लेते हैं।
हमने ये देखा है कि स्टेटिस्टिकली काफी रेशियो जो है वो इंजीनियर्स का होता है सीएसएस के जो ओवरऑल पासिंग एक आप कह लें रेशियो में। तो अब इंजीनियर्स का बिल्कुल ये है कि सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट भी वो ऑप्ट करके अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। हाँ ओके राइट भाई। अच्छा भाई, आपकी ऑब्जर्वेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा या मैं कहूँ बेटर स्कोरिंग है? अच्छा, बेटर स्कोरिंग यार, मैं ये कहूंगा कि बेटर स्कोरिंग आप उस तरह से एक काफी मिथ बने हुए हैं कि अच्छा जी ये स्कोरिंग है सब्जेक्ट, ये नॉन स्कोरिंग है। हमने लेकिन ये देखा कि नॉन स्कोरिंग भी सब्जेक्ट जिनको क्या कहा जाता है मार्केट के अंदर, उसमें भी काफी लोग जो हैं वो स्कोर ले आते हैं जिनका वो इंटरेस्ट होता है या उनकी ग्रिप होती है सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं ये नहीं कहूंगा, अब मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स हम सुनते आते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस की बात हुई, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, यूएस हिस्ट्री की बात होती है, जेंडर स्टडीज काफी ऑप्टेड सब्जेक्ट है। और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हम इनका नाम जो है ना काफी ऑन एंड ऑफ सुनते रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है और स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग को छोड़ के बंदे को अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए। और इवेंचुअली अगर आप उसमें इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, आपकी अच्छी ग्रिप है, आप अच्छी तरह सवाल को सॉल्व करते हैं, तो फिर वो इट डजंट मैटर कि वो स्कोरिंग है कि नॉन स्कोरिंग है, आपका ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें नंबर ना आए। राइट भाई। अच्छा भाई, इन सब्जेक्ट का सिलेबस कहाँ से अवेलेबल होता है? अच्छा, इसका सिलेबस जो है ना, आप FPSC जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, तो वहाँ पे अवेलेबल होता है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या वैसे भी आप गूगल कर लें तो आजकल आपको हर जगह से मिल जाता है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो है ना, जो उनका लेटेस्ट रिवाइज्ड सिलेबस है आपने वहीं डाउनलोड करना है। 2016 में रिवाइज हुआ था, तो आपने जो 2016 का रिवाइज्ड सिलेबस है, तो आप बस आपने यही चेक कर लेना है कि आप वही सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं। तो सबसे आई थिंक अच्छा जो तरीका है वो आप FPSC की वेबसाइट से ही जाके डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पे ये सारा सिलेबस मौजूद है। ओके भाई। अच्छा भाई, हमारा फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सीएसएस की तैयारी से मुतालिक क्वेश्चंस हैं कुछ। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जिसको बिल्कुल ही सीएसएस का आइडिया नहीं है, तो वो कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करे? अच्छा यार, ये बड़ा एक पर्टिनेंट सवाल है और काफी ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड सवाल है कि कहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए। देखिए, अगर आप अपने अभी फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में हैं और आपके पास अगर टाइम है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप जो है न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करें। ठीक है, आप उसके अलावा आप थोड़ी बहुत अपनी अगर रीडिंग आपको पसंद है या ना नहीं भी पसंद है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल आपको रीडिंग नहीं पसंद, तो आप अपनी पसंद की जो चीज़ है, वो फिक्शन हो सकता है, वो कोई मैगजीन हो सकता है, आप कोई भी नॉर्मल आप जो है रीडिंग मटेरियल पकड़ें और पढ़ना शुरू करें, ताकि आपकी एक रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव हो। एक तो आपकी न्यूज़पेपर से रीडिंग बन रही है और वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है। सेकेंडली आप जो किसी भी चीज़ का मुतालिया कर रहे हैं, किसी मैगजीन का या किसी फिक्शन बुक का, तो उससे आपकी एक रीडिंग हैबिट बनती जा रही है, आपकी वोकैबुलरी से बिल्ड हो रही है। तो ये चीज़ें इनिशियली करना ज़रूरी है, ताकि आपका एक इंटरेस्ट बने, क्योंकि इवेंचुअली में आपने फॉर्मली तैयारी में आते-आते आपने जो है वो रीडिंग वगैरह काफ़ी उससे रिगरसली करनी पड़ती है। वो लोग जो अपनी यूनिवर्सिटी से अब ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब वो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ये है कि आप पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में भी मैं ये रिकमेंड करूंगा, पहले तो आप अपनी हैबिट्स को डेवलप करें आहिस्ता-आहिस्ता। आप अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को बढ़ाएं, फॉरेन मैगजीन्स की रीडिंग को बढ़ाएं, और इस तरह से आप अपने जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स की तैयारी करते हैं, तो आप उस तैयारी में शुरू में इस्लामियात की तैयारी आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करें। और एट अ टाइम आप बेशक 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम कर लें। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी रीडिंग हैबिट बिल्ड करें। पहले आप आधे घंटे पढ़ेंगे, फिर आप 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर 2 घंटा पढ़ेंगे। तो आपको अपना इस तरह से बिल्ड अप करना पड़ेगा इनिशियली। राइट भाई। अच्छा भाई, इसकी तैयारी के लिए कितना जो आप समझते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड होता है सीएसएस प्रिपरेशन के लिए? अच्छा, इसमें सुलेमान कोई एक फिक्स टाइम नहीं है कि आप लेट्स से कि 4 महीने, 6 महीने, 8, 10 महीने या साल दे देंगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाएँगे। ये बेसिकली कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शनल्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स वो डिफरेंट होते हैं। कोई कैंडिडेट होता है, उसने शायद ऑप्शनल्स जो ऑप्ट किए हुए हैं उनमें से, अगर उसने 5 ऑप्शनल्स ऑप्ट किए हुए हैं तो उनमें से शायद उसने
3 या 4 ऑप्शंस पहले ही अपने बैचलर्स में पढ़े हों या मास्टर्स में पढ़े हुए हों, तो उसके लिए वो शायद उससे ज़्यादा टाइम ना लगे वो सारी प्रेप करने में। कुछ लोग होते हैं स्पेशली मैं अपनी बात करूँगा कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो बहुत कम सब्जेक्ट्स होते हैं। शहरयार ने भी बात की जिस तरह कि जिस तरह जीएसए है तो उसमें एक एबिलिटी का पोर्शन है जिसमें मैथ्स आ जाती है, तो उसमें थोड़ा इंजीनियर्स को ईज़ी हो जाता है कि वो उसकी तैयारी कर सकें कम टाइम में। इसी तरह अगर मैं अपनी बात करूँ कि आप भी सिविल इंजीनियरिंग के हैं और मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो हम जिस तरह पढ़ते हैं 1 या 2 सेमेस्टर में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, या हमारे जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ईज़ी हो जाता है कि वो जब एनवायरमेंटल साइंसेज़ का सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, तो उसमें से 20-30% या 40% जो ऐसा वो सिलेबस होता है जो उन्होंने पहले अपनी बैचलर्स में पढ़ा होता है, तो वो उनके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो इसमें कोई एक फिक्स टाइम नहीं है कि आप जो है ना इतने टाइम आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ये टोटली जो वेरी करता है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट करता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जल्दी चीज़ें पिक कर लेते हैं, उनकी बेसिक इंग्लिश जो होती है वो उसको उनको ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जो ऑन एवरेज या जनरली जो टाइम चाहिए होता है, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है और जो एक नॉर्मल टाइम दे रहा होता है प्रेप को, तो वो मेरे ख्याल में कि अगर आपके पास अराउंड 6 महीने हैं, 6 से 8 महीने हैं, तो आप अच्छे तरीके से बगैर किसी परेशानी के जो है ना आप पूरी प्रेप कर सकते हैं सीएसएस की, और आप जाके बड़े कॉन्फिडेंटली एग्जाम में बैठ सकते हैं। बाकी हमारे पास अनोमलीज हर जगह पाई जाती हैं। कुछ लोग होते हैं वो आपको मिलेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने शायद 3-3 महीने में या 2-2 महीने में प्रेप करके जो है ना वो क्लियर कर लिया एग्जाम। कुछ लोग होते हैं वो शायद 1.5-1.5 साल 2-2 साल लगा ले रहे होते हैं। तो ये टोटली वेरी करता है, लेकिन ऑन एवरेज जो है ना 6 से 8 महीने आपके लिए सफिशिएंट होते हैं। आप उनमें तैयारी करें और आप जो है ना एग्जाम में जाके बैठें। जी भाई। अच्छा भाई, एक कैंडिडेट है जो कि सीएसएस की तैयारी कर रहा है, उस कैंडिडेट के अंदर क्या क्या हैबिट्स हैं जो उसको डेवलप करनी चाहिए थोड़ी बेहतर तैयारी के लिए? अच्छा यार, इसमें ये है कि हैबिट्स जो आपकी डेवलप होनी चाहिए, एक तो बेसिक जनरल हैबिट्स हैं, जिसमें मैंने बात की कि आपने रीडिंग हैबिट्स किस तरह डेवलप करनी है अपनी। ठीक है, इसके अलावा आपने जो आपकी जनरल जो दूसरी हैबिट्स हैं, उसमें ये है कि आपने, क्योंकि आपका सीएसएस की तैयारी के वक्त आप हो सकता है किसी दिन आप 10-10 घंटे भी पढ़ें दिन के अंदर, और मतलब ऑन ऑन एवरेज आपने 7 से 8 घंटा एक कैंडिडेट लगाता है, 6 से 7 घंटे तो दिन के उसके जाते ही जाते हैं। तो उसके लिए आपके ज़रूरी ये है कि आप अपनी एक तो डाइट अपनी जो है वो अच्छी हेल्दी डाइट रखें, और एक ओवरऑल हेल्दी रूटीन के लिए आपका ज़रूरी है कि आपका स्लीप साइकिल भी बहुत अच्छा हो, जिसमें आपकी नींद पूरी हो, आप एक अच्छे रूटीन में हो। उसके लिए आप थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, अपनी माइंड को फ्रेश रखें, क्योंकि मेंटली और फिजिकली दोनों आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो आपको डेवलप करनी चाहिए। दूसरी हैबिट जिनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, वो ऑब्वियसली आपकी रूटीन की जो स्टडी रूटीन की हैबिट है, वो आपको एटलीस्ट डेवलप करनी पड़ेगी। हमारा ये होता है कि हम क्योंकि इंजीनियर्स हैं, तो हमारा ये होता है कि कम टाइम में हम ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और हम अक्सर तौर पे हम देखते हैं, जिस तरह जुगाड़ होती है, हमारी एक टर्म यूज़ होती है बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग में, कि हम वो ढूँढते हैं। तो यही है कि उस चीज़ को हमने थोड़ा-सा साइड पे करके अब आपने ना ज़रा फ़ोकस्ड स्टडी करना ज़रूरी है इसमें। क्या आपने हो सकता है 3-3 घंटे, 4-4 घंटे आपने इन वन फ्लो पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको ये हैबिट्स डेवलप करना ज़रूरी है। जी भाई। अच्छा भाई, एज पर माय एक्सपीरियंस, जो कि मैं अब 8th सेमेस्टर में आ गया हूँ, तो मैंने जो अपनी इंजीनियरिंग से सीखा है कि स्मार्ट वर्क जो हार्ड वर्क से ज़्यादा मैटर करता है। क्या ये फॉर्मूला सीएसएस की तैयारी में भी चलता है? जी, जी, बिल्कुल। आई थिंक कि सीएसएस में भी यही चलता है यूजुअली। जो एक कंसेप्शन पाई जाती है वो ये है कि आपको जो है ना एक सब्जेक्ट के लिए 50-50 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, और तब जाके आपको आपका क्लियर होता है। आपको जो है ना सुबह 6 बजे से एक्सक्यूज़ मी पढ़ना स्टार्ट करना पड़ता है, और रात आप 12 बजे तक पढ़ते रहें, फिर आपका जाके क्लियर होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है ना स्मार्टली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एज़ वी मेंशन्ड अर्लियर कि आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। और 12 सब्जेक्ट्स का ये है कि आप के लिए इम्पॉसिबल है कि आप उनका जो है ना हर चीज़ बहुत डिटेल में जाएँ। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप
आपको जो है ना हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टली बिल्कुल आपको करना पड़ता है, और उसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप पास्ट पेपर्स अपने सामने रखें पिछले 4-5 सालों के। स्पेशली 2016 में सिलेबस रिवाइज हुआ था, तो अब 2016 से जो एक वो पैटर्न चलता आ रहा है, तो वो एक नया पैटर्न आ रहा है हमारे पास पेपर्स का, क्वेश्चंस का। तो आप वो सामने रखें, आप सिलेबस सामने रखें, और फिर आप उनमें से जो है ना पिन पॉइंट करें क्वेश्चंस के कौन से क्वेश्चंस और किस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल आ नहीं रहे या आ रहे हैं तो वो 3 सालों के बाद उनका एक छोटा-सा क्वेश्चन आ जाता है। तो आप उस तरह स्मार्टली स्टडी कर सकते हैं। फिर आपके पास एक जब सारा पैटर्न सामने आ जाएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा जी, अगर हमारे पास लेट्स से कि इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट है और उसमें जो इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है एक चैप्टर उसके सिलेबस में, तो उसमें से जो है ना हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो आपको पता है कि आप जो है ना, आपने उस चैप्टर को बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने उसको ज़्यादा टाइम देना और उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। और कोई आपके पास ऐसा चैप्टर होगा सिलेबस का जिसमें से क्वेश्चन वो उतना फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं हो रहे होंगे, वो शायद 3 साल बाद कोई एक क्वेश्चन आ रहा होगा या बिल्कुल आ ही नहीं रहा होगा। तो वो आपको उसी तरह फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा जी, मैं इसको जो है ना बिल्कुल एक तरह से आपने ध्यान में रखनी है चीज़ कि आपने बिल्कुल कोई सिलेबस का पार्ट जो है ना उसको स्किप नहीं कर देना। आपने सारे सिलेबस को गो थ्रू करना है, सारे कंटेंट्स को पढ़ना है, लेकिन आपने ये चीज़ें ज़रा जो है ना प्रायोरिटाइज़ करनी है कि आपने किस पोर्शन को ज़्यादा टाइम देना है और उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, और किस पोर्शन को आपने थोड़ा कम टाइम देना है। तो उसमें बिल्कुल हम इंजीनियर्स हैं, तो हमारे लिए भी यही है कि शायद हमारा तो वैसे ही एक नेचुरली जो इंक्लिनेशन होती है वो इसी तरफ होती है कि हम जितना ज़्यादा स्मार्टली स्टडी करके जिस तरह शहरियार ने भी वो एक वर्ड यूज़ किया कि जुगाड़ जिस तरह जितना लग सके हम वो लगा के जो है ना हम कम टाइम में और कम पढ़ाई किए हुए हम चीज़ें कवर कर लें। तो उसमें भी वही है कि आपने देखना होगा कि कौन से चीज़ें ज़्यादा रिपीट हो रही हैं मोर ऑफ्टन, तो आपने उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देना है। तो आप बिल्कुल हार्ड वर्क भी आपको चाहिए, आपने अपनी रूटीन सेट करनी है, आपने रोज़ 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, लेकिन उसके साथ-साथ आपको स्मार्टली भी पढ़ना है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने जो है ना एक ही सब्जेक्ट की 100-100 बुक्स ले ली और उनको आपने पढ़ना शुरू कर दिया। तो आपको दोनों चीज़ों का जो है ना एक तरह से मिक्स चाहिए होता है। आपको हार्ड वर्क भी जहाँ चाहिए होता है, वहाँ पे आपको जो है ना स्मार्टली भी काम करने की ज़रूरत पड़ती है। जी भाई। अच्छा भाई, ये सीएसएस के पूरे प्रोसेस में इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट रोल आप जो आप समझते हैं कि अदा करती है? अच्छा, इंग्लिश जो है यार बेसिकली आपका सीएसएस का कह लें एक तरह से फाउंडेशन है, एक बेस है। तो इंग्लिश का आपका अच्छा होना, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही अच्छा हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी राइट आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स ही सिवाय इस्लामियात अगर आप उर्दू में अटेम्प्ट करते हैं, जो कि वो भी बहुत सारे लोग इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके 12 के 12 सब्जेक्ट जो हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो इंग्लिश का रोल जो है वो काफ़ी हमारा इम्पेरेटिव है इस लिहाज से कि आपकी इंग्लिश का एक्सप्रेशन जो है वो एक अच्छा एक्सप्रेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही लो आपकी इंग्लिश हो, बिल्कुल ही बहुत ही हाई इंग्लिश शशि थरूर आप बन जाएँ। लेकिन आपका ये मीडियोकर लेवल ऐसा होना चाहिए कि अच्छा जी आपके परफॉर्मेंस पेपर के अंदर उसकी बेसिस पे अच्छी हो सके। जी भाई। भाई सीएसएस के हवाले से एक मिथ एग्जिस्ट करती है कि वोकैबुलरी का बहुत ज़्यादा अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये सच है? देखें जी, बिल्कुल भी सच नहीं है, और शहरयार ने भी आई थिंक अभी मेंशन किया है कि आपको जो है ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप शशि थरूर जाके बन जाएँ एग्ज़ाम में। मैं बिल्कुल आपको सारे के सारे मतलब सब्जेक्ट्स आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन सारे, और आपका जो एग्जामिनर और आपका जो ताल्लुक होता है वो सिर्फ आपकी वो इंग्लिश ही होती है कि वो जो देख के आपको मार्क्स देते हैं। तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा आपको फ्लावरी वर्ड्स आएँ तो तब भी आप सीएसएस क्लियर करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो है ना बिल्कुल वोकेबलरी बेसिक होती है, मतलब वो शायद आप मैट्रिक या एफएससी वाली वोकेबलरी रख लें तो उनकी वैसी वोकेबलरी होती है, लेकिन वो क्लियर कर जाते हैं। अब वो क्यों क्लियर करते हैं? वो सिर्फ इस वजह से क्लियर करते हैं कि जो उनकी इंग्लिश की बेसिक्स होती है ना, वो उनकी बहुत अच्छी होती हैं। जिस तरह शहरयार ने बात की कि आपको जो है ना बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही हो, आपका
जो है ना ग्रामर आपकी सही हो, आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग है वो आपका वो बिल्कुल सही जा रहा हो, तो आप बेसिक्स अपनी इंग्लिश के सही रखें। और अगर आपकी इंग्लिश जो है ना आपको कोई फैंसी वर्ड्स नहीं भी आते इंग्लिश के तो कोई मसला नहीं है, आप जो है ना इसमें कोई घबराने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है, आप फिर भी बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आप बस बेसिक्स अपने बेसिक्स पे फोकस करें, बेसिक्स आपके जब तक सही हैं तो तब तक आपको जो है ना ज़्यादा कोई ये बिल्कुल मिथ ही है कि आपको जो है ना कोई अच्छी हाई फाई वोकेबलरी चाहिए होती है एग्जाम क्लियर करने के लिए। जी भाई। अच्छा भाई, ये सीएसएस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स के को जानना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर करंट अफेयर्स को जानना हो तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? अच्छा जी। यार बिल्कुल करंट अफेयर्स की भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, सीरीज में बहुत वाइटल चीज़ है करंट अफेयर्स का जानना। सोनली आपकी 2 सब्जेक्ट हैं उसी चीज़ पे बेस्ड हैं, एक तो करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स। सेकेंडली आपका जो इंग्लिश एसे है वो भी आपका, उसमें से भी आप देखते हैं तकरीबन 40 से 50% जो टॉपिक्स हैं आपके करंट अफेयर्स बेस्ड ही होते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स के साथ इन टच रहना जो है वो बहुत ही वाइटल है। इसमें हम बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट की, तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें उनके काफ़ी सवाल जो हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड आ जाते हैं। ऐसे पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है या बीएड यूएस हिस्ट्री, तो हम देखते हैं कि ट्रेंड्स इसी तरह चलते हैं कि करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं। अब हम जब आपके सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि कौन से सोर्सेज कंसल्ट करने चाहिए करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। जैसे कि मैंने मेंशन किया प्रीवियसली भी कि आपका एक तो ऑल फेवरेट सीएसएस एस्पिरेंट की जो टूल है वो डॉन, जो हमारा अखबार है डॉन न्यूज़पेपर, वो तो है ही है। उसके अलावा ये कि आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा पर्सनली कि आप फॉरेन न्यूज़पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्ट करें, जिसमें आपके मैगजीन्स भी हैं, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, फॉरेन पॉलिसी का मैगजीन बड़ा अच्छा आता है। उसके अलावा अल जजीरा के ऑपरेड्स हैं, उसके अलावा आपके द गार्डियन के हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के आपके बहुत अच्छे आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो आप उनको कंसल्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा ये है कि मैंने भी अपनी पर्सनली तैयारी में ये किया था कि यूट्यूब पे आपके जो कुछ चैनल्स हैं उनकी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं, कि अक्सर टाइम पे होता है कि इंसान कहता है कि यार मुझे पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा रीडिंग करने का, तो मैं विजुअली ऐसी चीज़ देख लूँ वीडियो के थ्रू। तो उसमें चैनल है बहुत ज़बरदस्त, फॉर एग्जांपल वॉक्स है, द इकोनॉमिस्ट है, स्कूल ऑफ लाइफ है। तो इस तरह के चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस को देखें, तो आपको इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा करंट अफेयर्स में। अच्छा, इसमें मैं एक बात सॉरी, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा शहरियार ने जो कहा कि यूजली हम जो है ना वो करंट अफेयर्स अगर हमारे सामने बात आ जाए तो हम उससे ये मुराद लेते हैं कि अगर हम अपने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स देख लेंगे तो हमारे करंट अफेयर्स जो है ना वो कवर हो जाएंगे और हमें जो है ना हम पेपर में जाके बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो ये जो है ना ये बहुत ही एक मतलब मिसकंसेप्शन है। आपका जो है ना ये पाकिस्तानी चैनल्स है वो बिल्कुल भी वो शायद चीज़ें शायद 1% या 2% वो कवर कर रहे होते हैं या उस तरह वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जो बेसिकली सीएसएस एग्जाम में हमें चाहिए होती है। तो जैसे शहरियार ने मेंशन किया कि हमें जो है ना करंट अफेयर्स जब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट है तो फिर हमें जो है ना थोड़े जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं, ज़्यादा इंटरनेशनल सोर्सेज उनमें आ जाते हैं तो हमें उनकी तरफ जाना पड़ता है, जिसमें जिस तरह एज शहरियार मेंशन कि आपको अल जजीरा हो गया, आपका द इकोनॉमिस्ट है, गार्डियन है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है। तो इस तरह के आपके जो है ना करंट अफेयर्स की जब बात आती है तो आपको जो है ना इस तरह के सोर्सेज कंसल्ट करने चाहिए। पाकिस्तान में जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान में बिल्कुल डॉन न्यूज़पेपर जो होता है वो एक तरह से सीएसएस एस्पिरेंट्स के लिए जो है ना एक गो थ्रू जो है ना डॉक्यूमेंट या एक वो सोर्स होता है कि आप उधर जाएं और वहां से आप चीज़ें करें। आपको जो है ना करंट अफेयर्स तो करने ही है, लेकिन साथ साथ आपको ये चीज़ इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप जहाँ से करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो वो सोर्स जो है ना क्रेडिबल है। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप विकिपीडिया से कोई चीज़ देख लें और आप कहें कि नहीं मेरा करंट अफेयर्स हो गया है। तो आपको जो है ना करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप क्रेडिबल सोर्सेज को कंसल्ट करें। जी भाई। भाई, हमारी मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के गाइड बुक्स अवेलेबल हैं जो क्लेम करते हैं कि आप इससे पूरी तरह सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं। क्या वो गाइड बुक इफेक्टिव साबित होती हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन? देखें जी, बिल्कुल भी नहीं। गाइड बुक्स मतलब हम आई थिंक सारे ही हम एक तरह से सेम ही एजुकेशन सिस्टम से होके आए हुए हैं
और हमें पता है कि हमें जब मैट्रिक में हम थे तो बहुत सारी गाइड बुक्स थी जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे वो क्लियर करने में। एफएससी में इस तरह बहुत सारी गाइड बुक्स थी कि हमने उन्हें पढ़ लिया और हमारे जो है ना एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। और इसी तरह हमने जब एंट्री टेस्ट दिया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो उसमें हमने काफ़ी गाइड बुक्स पढ़ ली। लेकिन सीएसएस का एग्ज़ाम जो है ना वो डिफरेंट है, वो एफएससी मैट्रिक के एग्ज़ाम से डिफरेंट है और उसके लिए जो है ना गाइड बुक्स आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती, बल्कि ये है कि वो आपको अगर 1% या आपको वो 1 कदम आगे लेके जा रही होती हैं सीएसएस की प्रेप में, तो वो आपको 2 कदम पीछे लेके जा रही होती हैं। वो इस तरह के अगर गाइड बुक आप लेट्स से कि 500 पेजेस की एक गाइड बुक, क्योंकि गाइड बुक्स हमें पता है कि गाइड बुक्स कोई इस तरह नहीं होती कि आपको आपके पास 50 पेजेस की या 60 पेजेस की या 100 पेजेस की गाइड बुक हो। वो जब भी आपको गाइड बुक्स सीएसएस की मिलेंगी या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की या उसकी मिलेंगी तो वो 500 पेजेस की, 1000 पेजेस की, 1500 पेजेस की होंगी, बहुत बड़ी। तो अब उसमें ये होगा कि आपको वो 1 कदम आगे शायद इस तरह लेके जा रही हो कि अच्छा जी आपको कोई 1 या 2% आपकी जो है ना उधर से तैयारी हो रही हो, लेकिन वो 2 कदम आपको पीछे लेके कैसे जाएंगी? वो इस तरह लेके जाएंगी कि आपका उन पे जो है ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। जैसे हमने पहले भी बात की कि आपको स्मार्टली पढ़ना है, तो अब स्मार्टली किस तरह पढ़ना है कि आपने जो है ना टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके पास 12 सब्जेक्ट्स हैं तो आपने सबको ही टाइम देना है, तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अगर एक सब्जेक्ट की गाइड बुक आपने एक ले ली और उसके लेट्स से कि 1000 पेजेस हैं, आप 1000 पेजेस पढ़ लेते हैं और आपका जो है ना आप 1000 पेजेस पढ़ के आपको लगता है कि यार मैं जो है ना मेरा 10% सिलेबस कवर हो गया है, लेकिन जब अपना टाइम देखते हैं तो आपको वो 1000 पेजेस पढ़ने में जो है ना आपका 1.5 महीना निकल चुका होता है। तो अब आपने एक सब्जेक्ट का सिर्फ 10% सिलेबस कवर करने के लिए आपने 1.5 महीना लगा दिया, ठीक है, और आपके बाकी 11 सब्जेक्ट्स वैसे के वैसे पढ़े हैं। तो गाइड बुक्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जाती। और दूसरा ये है कि जैसे हमने पहले भी मेंशन किया कि 2016 से जो सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है, तो अब जो पेपर पैटर्न है वो पेपर जो है ना वो एनालिटिकल से आते हैं, उसमें आपका एनालिसिस मांगा जाता है। तो उसमें आपको जो ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं वो ये करती हैं कि आपका जो है ना करंट अफेयर्स पे या जो आपकी जो करंट चीज़ें चल रही होती हैं आपके आसपास, तो उन पे आपकी कितनी अच्छी नज़र है और उन पे आपकी कितनी अच्छी ग्रिप है। तो आप बजाय इसके कि आप गाइड बुक्स पढ़ें, आप जो है ना आजकल तो हर किसी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो आप इंटरनेट कंसल्ट करें। इंटरनेट से बेहतर कोई भी सोर्स नहीं है सीएसएस की प्रेप के लिए। आपको वहाँ पे वीडियोस भी मिल जाती हैं, आपको वहाँ पे इन्फोग्राफिक्स भी मिल जाते हैं, आपको वहाँ पे लेटेस्ट स्टैट्स और फैक्ट्स भी मिल जाते हैं। अब गाइड बुक्स का एक और ड्रॉबैक ये है कि वो कोई गाइड बुक 10 साल पुरानी लिखी हुई होती है, कोई गाइड बुक 15 साल पुरानी लिखी हुई होती है, तो उसमें वो अपडेटेड नहीं होते फिगर्स और फैक्ट्स। तो इंटरनेट आप कंसल्ट करें, वो एक बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो है ना आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपने क्लियर करने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप गाइड बुक्स के बजाय आप जो है ना जो अच्छे ऑथर्स हैं हमारे पास आसपास मार्केट में आते हैं, अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट आप मतलब पता चल जाएगा कि आपके जो है ना अच्छे ऑथर्स कौन से हैं और उनकी अच्छी बुक्स कौन से हैं, तो आप वो कर लें। लाइक एक अब मेरे जहन में आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो उसमें जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, तो उसमें हामिद खान साहब की जो है ना एक बुक, वो उसमें काफ़ी हेल्प आउट करती है। और उसमें भी हामिद खान साहब की बुक के जो है ना 2-3 चैप्टर्स हैं, वो आपको जो है ना बहुत अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना डेवलप कर देते हैं। तो बजाय इसके कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए एक 1500 पेजेस की गाइड बुक लें, आप हामिद खान साहब की बुक लें और उनमें से वो 2-3 चैप्टर्स पढ़ लें, तो आपको पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको कवर हो जाएगा। इसी तरह जो बाकी जो पोर्शन है सिलेबस की, तो वो भी आप डिफरेंट बुक्स जो ऑथर्स हैं वेल अक्लेम्ड और बड़े फेमस और अच्छे लिखने वाले ऑथर्स, तो उनकी बुक्स आप कंसल्ट करें और उनमें से जो रेलेवेंट पोर्शन है तो वो आप सिर्फ पढ़ लें। और बाकी आपके पास जो है ना वो तो होते ही हैं, आपके पास यूट्यूब के सोर्सेज होते हैं, क्रेडिबल सोर्सेज आपके पास जो डिफरेंट न्यूज़पेपर होते हैं, वो आप जो है ना कंसल्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप गाइड बुक्स की वजह से की तरफ ना जाएं, वो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, आपकी जो है ना तैयारी कम हो रही होगी। तो उससे अच्छा है कि आप जो है ना स्मार्टली स्टडी करें, आप जो है ना क्रेडिबल सोर्सेज की तरफ जाएं और आप वहाँ से जो है ना अपनी तैयारी करें। जी भाई। अच्छा भाई, मैंने व्यूअर्स को शुरू में बताया था कि आप एक प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं, CEPI। इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे और साथ में इसको स्टार्ट करने के पीछे क्या विजन था आपका? जी बिल्कुल, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट CEPI, इसके पीछे बेसिक विजन जो था हमारा, ये था हमारी टीम का
कि हम असल में हम सबने ही धक्के खाए हुए हैं सीएसएस प्रिपरेशन में, और हमने देखा हुआ है कि किस तरह अकेडमीज जो है वो नामी गिरामी अकेडमीज है वो किस तरह से ट्रीट करती हैं, और वो किस तरह से आपके सीएसएस जर्नी को इनफैक्ट मोल्ड करने के बजाय हो सकता है आपको डिसेलरेट कर दें। तो इसी बेसिस पे हमने ये सोचा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाएं, बजाय इसके कि हम इसको एकेडमी बोलें। ये एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है सीएसएस कोचिंग के लिए, और इसका विजन बेसिकली ये था कि हम इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज यूज करना चाह रहे थे, और हम ये चाह रहे थे कि हम एक लो कॉस्ट सर्विस यूज करें, और जिसमें हम इन्यूमरेबल सर्विसेज ऑफर करें, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज ऑफर करें एक लो बजट के अंदर, तो जो कि एक सीएसएस एस्पिरेंट जो है वो मांग रहा होता है। तो यही विजन हमने लेके चल रहे हैं, और यही हमें इस विजन के ही बेसिस पे हमें इस प्लेटफॉर्म का पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहा है। तो यही हमारे बेसिक कुछ की फीचर्स हैं, और जिसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा एक विजन में से ये भी था कि हम ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज की मैंने बात की, तो उसमें यही है कि हम लोग जो है वो आपको कंसल्टेशन जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितनी भी हो, एवेल्युएशन हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनलिमिटेड बिल्कुल, जो भी हमारा कोर्स एक भी कोर्स अगर ज्वाइन करता है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं जो डिस्टिंक्ट बनाते हैं हमें दूसरे प्लेटफॉर्म से। जी भाई जो आपका प्लेटफॉर्म है CEPI, ये क्या ऑफर करता है CSS एंड PMS एस्पिरेंट्स को? अच्छा, इसमें सुलेमान कुछ बातें तो आई थिंक शहरियार ने पहले ही मेंशन कर दी। तो उसमें सबसे आई थिंक कि जो हमारा जो है ना एक डिस्टिंग्विशिंग जो फैक्टर है हमारे या फीचर है, वो उसमें एक दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो जिस तरह शहरियार ने कहा कि हमारी जो पूरी टीम थी, हम जितने लोगों ने भी इस प्लेटफॉर्म को इनिशिएट किया, तो हम लोगों ने अपनी जो प्रेप थी हमारी CSS की या PMS की, तो उसमें बहुत ज़्यादा धक्के खाए। हमें इनिशियली कोई गाइड करने वाला नहीं था। आप अकेडमीज में जाते हो तो वो मतलब फॉर द सेक ऑफ मनी वो आपको इनरोल कर देते हैं, वो आपसे बहुत ही हेफ्टी अमाउंट जो है ना वो आपको चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपको उस तरह गाइड नहीं करते कि अच्छा जी अगर आप एक कोई नया बंदा, जिस तरह आप अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो आप अगर आप जाएंगे तो वो आपको इस तरह नहीं कहेंगे कि आप जो है ना आपको किस तरह आपको अपनी प्रेप को लेके चलना चाहिए आगे, और किस तरह आपको अपनी रूटीन बिल्ड करनी चाहिए। तो हमारा एक तो ये है कि हमने जो है ना प्रॉपर गाइडेंस और फुल गाइडेंस देनी है एस्पिरेंट्स को। ठीक है, उसमें हमने उनको प्रॉपर बताना है कि अच्छा जी आप अगर हमारे साथ कोई भी आता है तो हमने उन्हें बताना है कि अच्छा जी अगर आप CSS कर रहे हो तो आप जो है ना किस तरह अपनी जो है ना इतना टाइम आप रह गया एग्जाम में, आप किस तरह जो है ना मोल्ड कर सकते हो अपनी पूरी तैयारी को, और आपको किस तरह जो है ना अपनी रूटीन सेट करनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि हम ये सारी चीजें बहुत ही लो कॉस्ट पे ऑफर कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल बहुत जितने हमने ये बहुत ज्यादा इस चीज पे डिस्कशन की, और हम जितना ज्यादा अफोर्डेबल रख सकते थे इस प्लेटफॉर्म को, तो हमने उतना ज्यादा अफोर्डेबल रखा। तो हम मतलब एक चीज गारंटी कर रहे हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है CEPI, तो ये जो है ना आपको मार्केट में जितने भी और प्लेटफॉर्म या अकेडमीज मिलेंगी तो उन सबसे जो है ना कम आपको चार्ज करेगा। ठीक है, फॉर द सर्विसेज दैट इट इज प्रोवाइडिंग। ठीक है, उसमें फिर वही होता है कि आप आते हैं तो हम आपको 24/7 आपकी अवेलेबिलिटी होती है काउंसलर्स की, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है। बल्कि अगर आप रजिस्टर नहीं भी करवाते हमारे साथ तो आप कभी भी जो है ना आप आ सकते हैं और काउंसलर्स से आप डिस्कशन कर सकते हैं अपनी CSS के बारे में, प्रेप के बारे में। ठीक है, और इसी तरह आपको जो है ना अनलिमिटेड इवैल्यूएशंस मिल रही हैं, आपको इसी तरह वन-ऑन-वन फीडबैक मिलता है कि अगर आपको कोई एरिया वीक है तो आपका जो इंस्ट्रक्टर टीचर होता है तो वो आपको बता देता है कि अच्छा जी आपका ये एरिया वीक है तो आप इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इस तरह है कि अगर आप हमारे साथ अभी रजिस्टर करवाते हैं तो हम बाकी एकेडमीज की तरह हम ये नहीं करेंगे कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब हमारा सेशन आपका खत्म हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा, तो हम आपको जो है ना वो अल्लाह हाफिज कह देंगे कि अच्छा जी बस आप अब खुद ही योर ओन, और आप अब खुद ही अपनी तैयारी को जो है ना रिज्यूम करें या कंटिन्यू। बल्कि हम जो है ना आप अगर हमारे साथ अभी रजिस्टर करवाते हैं तो हम आपको अगले साल, जिस तरह हमने बताया कि फरवरी में एग्जाम हो रहा होता है, तो फरवरी तक जो है ना हम आपके साथ होंगे, और फरवरी तक आपने कोई अपनी असाइनमेंट है वो आपने चेक करवानी है तो वो आप बिल्कुल हम चेक करके दे रहे होंगे। आपको किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है वो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइडेंस प्रोवाइड करते होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि ये जो है ना मतलब हम ऑफर कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं ना, कुछ सारी चीज़ें जो है ना या तो हम बिल्कुल ही
बहुत ही कम बजट में ऑफर कर रहे हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में, या फिर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इन चीज़ों को ऑफर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो है ना आप आई एम श्योर कि आप हमारा जो है ना साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स अटैच करेंगे इस वीडियो के, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, हमारा प्लेटफॉर्म दें, हमारा बहुत अच्छा हमें फीडबैक आ रहा है, अभी तक का जो भी फीडबैक है हमारे साथ आप इन टच हों और हमसे आप पूछें अपनी सारी चीज़ों के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन के बारे में ग्रेजुएशन के बाद अगर आप CSS या PMS की तरफ आना चाहते हैं, या अगर आप 5th या 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप जो है ना आपका प्लान है कि आपने अपनी जो है ना डिग्री के बाद आपने CSS या PMS की तरफ आना है, तो आप हमें अभी से हमारे साथ आ जाएं, हम आपको फुली गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह अपनी तैयारी लेके चलनी चाहिए। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कोई मसला है हम आपको वो बताएंगे, उसमें हम गाइड करेंगे। हमारे काउंसलर जो है ना 24/7 अवेलेबल होते हैं, और इसी तरह जो है ना बाकी आपको थ्रू आउट हम जो है ना साथ लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो हम आपके साथ ही होंगे, ठीक है ना, हम आपको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं। जी भाई। अच्छा भाई, अब अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा लास्ट सेगमेंट में यह है कि हमें इस टाइम दो तरह के व्यूवर्स ज्वाइन किया हुआ है। पहले व्यूवर्स वो है जिनका इस वक्त CSS में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, और दूसरा व्यूवर्स वो है जो CSS की इस टाइम तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों के लिए आपका क्या मैसेज होगा लास्ट में? अच्छा यार, इन दोनों के लिए सिमिलर मैसेज होगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि CSS में जब आप स्टेप इन करते हैं तो आपने एक तो सबसे पहली बात है अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना, ठीक है। इसके लिए आपका ये है कि आप फुली मोटिवेटेड रहें और आपकी अटेंशन जो है वो आप फोकस्ड आपकी होनी चाहिए। आप अपने कामों में फोकस्ड रहनी चाहिए कि आप जी मैंने आज का ये टॉपिक कवर करना है तो मैंने ये टॉपिक कवर करना है। तो एक फोकस्ड लर्निंग के साथ चलें, आप एक मोटिवेशन के साथ चलें। आप मोटिवेशन मुझे पता है बीच में लूज भी होती है, क्योंकि एक ये रिगरस पूरा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है, काफी कुछ कवर करने के लिए होता है, लेकिन इसके लिए आपने थोड़ी सी अपनी विल पावर रखनी है। ये दोनों कैटेगरीज के लिए मेरा जो है वो जवाब है। दूसरा ये है कि अगर जो नए हैं, जो सोच रहे हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी ये है कि एक बड़ा वाइज एक ऑप्शन है, स्पेशली आप पाकिस्तान में अगर होते हैं तो आपके लिए मतलब बड़ी प्रेस्टिजियस एक सर्विस है, सिविल सर्विसेज जो है, तो आपके लिए आपको इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। और वो लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं और उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है, बीइंग अ मेंबर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ CEPI, तो ये है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट को देखें, हमारे डेमो लेक्चर्स और क्लासेस अपलोडेड हैं हमारे पेज के ऊपर। आप जाएं, आप उनको रिव्यू करें। आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, तो आप इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे डेमो लेक्चर्स जो चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ अपलोडेड भी हैं। उसके अलावा हमारी फ्यूचर सर्विसेज जो आ रही हैं, जिसमें हमारा यूट्यूब चैनल हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम वीडियोस अपलोड करते जाएं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, बुक एनालिसिस करें, करंट अफेयर्स को कवर करें। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा मैं थोड़ी सी उमैर की जो उमैर ने बताई है, मैं थोड़ी सी और रिएक्टेट करना चाहूंगा कि हमारे पास जो है CPI में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं हर सब्जेक्ट के, और हमारे पास जो है वो अगर हमारे पेज पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ CSS। हमारी टॉप नॉच फैकल्टी है, तो उसी हिसाब से हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हमने रखे हुए हैं, और वही आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, आपके एग्जाम की डेट तक आपके साथ रहेंगे, आपकी रिगरस टेस्टिंग होगी। अगर आपका सेशन खत्म हो भी जाता है तो हम स्पेशल वर्कशॉप्स रखेंगे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, और आपके साथ हम मतलब ये है कि जुड़े रहेंगे। तो मैं एक हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप बेशक अगर ज्वाइन ना भी करें तो हमारा पेज जरूर आप व्यू करें एक दफा, ताकि इवेंचुअली आपको अपनी तैयारी में हेल्प हो। हाँ जी भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ ये आज का सेशन करके। तो एंड दी एंड मैं आइस की तरफ से आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो आपकी वर्किंग है, दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपने लिए हर कोई एफर्ट कर लेता है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए या फिर जो अपने फेलोज के लिए एफर्ट करना जिस तरह आप लोग कर रहे हैं एट द लो कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए, तो इट्स हाईली क्रेडिबल। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। थैंक यू वेरी मच सलमान, बहुत अच्छा लगा आपने हमें बुलाया, और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। और मेरा आखिरी मैसेज ये होगा CSS एस्पिरेंट्स के लिए कि हिम्मत ना हारें, आप गिव अप ना करें, फुल मोटिवेशन के साथ जाएं, और वन डे यू विल बिकम एन ऑफिसर। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया हमें। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच भाई, टेक केयर। थैंक यू जी।
ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ ओके व्यूवर्स, लास्ट में मैं अपने तौर पे भी कुछ मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों को कि इन चीज़ों को आफ्टर द ग्रेजुएशन हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इफ़ यू आर रियली एस्पिरेंट के आप इस फील्ड में आए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि आप जिस भी सेमेस्टर में हैं थोड़ा थोड़ा करके इसकी तैयारी शुरू करें। आपको जहाँ से भी हेल्प मिलती है, वैसे भाई ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बताया, आप इनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप तैयारी थ्री शुरू करें, बजाय कि एंड पे आके बहुत सारा बर्डन आप पे आ जाए। और तैयारी इस तरह करनी है कि जो टाइम आपने स्नैपचैट को देना है या जो टाइम आपको इंस्टाग्राम पे देना है, आप उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा कट ऑफ करके इस चीज़ की तरफ आ जाए, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव वे कि एक अच्छी तैयारी शुरू कर सके। आई पर्सनली विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है सबका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।